दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता सौंदर्य बोध की सप्रसंग व्याख्या कर देखेंगे। अगर आपके बीए या फिर एमए के सिलेबस में इस कविता को संकलित किया गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कविता को बताने के साथ साथ आपको उसकी लिखित रूप व्याख्या की लिखित रूप भी प्रदान कराता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस कविता की व्याख्या को शुरू करने से पहले इस कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये सौंदर्य बोध क्या है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की व्यवस्था का वर्णन किया है। ठीक है, मनुष्य की व्यवस्था का वर्णन करती है ये कविता सौंदर्य बोध। सौंदर्य का वास्तविक अर्थ क्या है उसको बताने का प्रयास किया है कवि ने। यहाँ कवि बाहरी सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वे अंतर्मन की सौंदर्य की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। दरअसल तत्कालीन समाज में सौंदर्य का क्या अर्थ रह गया है उससे आपको परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई कष्ट है, तो उस कष्ट और दुख का तुम प्रदर्शन करो। जब तक तुम अपने दुख में, तकलीफ में या फिर कष्टों में सौंदर्य उत्पन्न नहीं करोगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ सौंदर्य उत्पन्न से तात्पर्य है कि उसका अगर तुम प्रदर्शन नहीं करोगे, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या दुख है, उसका अगर तुम दुनिया के सामने प्रदर्शन नहीं करोगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दुनिया बहुत बिजी है, आप सभी को पता होगा। अभी के समय में सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी से कोई लेन देन नहीं है, सब अपने लाइफ में, अपने जीवन में व्यस्त है। लेकिन अगर तुम अपने कष्टों को प्रदर्शन करना जान जाओगे तो शायद तुम्हें कोई सहारा मिल जाए, किसी का दिलासा मिल जाए, किसी की सहायता मिल जाए। तो दोस्तों ये कविता बहुत ही खूबसूरत है और इस कविता में कवि देश के जनता से, देश के निम्न वर्गीयों पर, ठीक है, देश के निचले वर्ग के लोगों पर व्यंग भी कर रहे हैं। एक प्रकार से व्यंग क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनका काम ही है वो अत्याचार करेंगे ही। लेकिन हम चुपचाप अत्याचार को सहते हैं, इसलिए देश के जनता पर भी कवि एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं इस कविता में। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो, उसमें सौंदर्य उत्पन्न करना सीखो। अगर तुम उसमें सौंदर्य उत्पन्न करोगे तो वो देश के शासक के समक्ष, नेताओं के समक्ष, पूंजीपति के समक्ष, दुनिया के समक्ष आएगी, तब शायद तुम्हें कोई संवेदना, कोई सहारा मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस कविता का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पूर्व नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों विषय को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी संकलित है तो मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताओं पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसपे मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की संपूर्ण काव्यगत विशेषताओं को, उनके जीवन परिचय को बताया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक बार कविता का पाठ कर देखते हैं। सौंदर्य बोध। अपने इस गटापारची बबुए के पैरों में सहतीरे बांध कर चौराहे पर खड़ा कर दो, फिर चुपचाप ढोल बजाते जाओ, शायद पेट भर जाए, दुनिया व्यवस्था नहीं कुतूहल खरीदती है। भूखी बिल्ली की तरह अपनी गर्दन में सकरी हांडी फंसाकर हाथ पैर पटको, दीवारों से टकराओ, महज छटपटाते जाओ, शायद दया मिल जाए। दुनिया आंसू पसंद करती है मगर शोक चेहरों के। अपनी हर मृत्यु को हरी भरी क्यारियों में मरी हुई तितलियों सा पंख रंग कर छोड़ दो, शायद संवेदना मिल जाए। दुनिया हाथों हाथ उठा सकती है मगर इस आश्वासन पर कि रूमाल के हल्के से स्पर्श के बाद हथेली पर एक भी धब्बा नहीं रह जाएगा। आज की दुनिया में व्यवस्था, भूख, मृत्यु सब सजाने के बाद ही पहचानी जा सकती है। बिना आकर्षण के दुकानें टूट जाती है। शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगा, शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगा जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे।
ओछी नहीं है दुनिया मैं फिर कहता हूँ, ओछी नहीं है दुनिया मैं फिर कहता हूँ, महज उसका सौंदर्य बोध बढ़ गया है। तो दोस्तों कविता देखिए, कविता बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में है, जिसको पढ़ते ही शायद आपको उसका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही कठिन कविता नहीं है। हाँ, लेकिन विद्यार्थियों को ये तकलीफ हो सकती है क्योंकि आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं हैं उसकी व्याख्या आपको ज़्यादातर उसकी व्याख्या ना तो गूगल में प्राप्त होती है, ना यूट्यूब पर उसकी सप्रसंग व्याख्या मिलती है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं संकलित हो उसको एक एक कर उसकी सप्रसंग व्याख्या लिखा पाऊँ। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट से तात्पर्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो तो कमेंट भी करें। हमेशा मैं अंतिम में कहता हूँ, आज मैंने बीच में ही कह दिया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। याद रखिए कि ये संदर्भ जो है ये मैं संपूर्ण कविता के लिए लिखा रहा हूँ। चाहे आपको किसी भी पद कोई भी पंक्तियाँ दे, संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग बदल जाएगी और व्याख्या तो बदलेगी ही। अंतिम में मैं विशेषता दूंगा और विशेषता भी सभी पंक्तियों के लिए एक ही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि पहले वीडियो को कंप्लीट देख ले, कविता को समझ ले, इसके भाव अर्थ को, इसके व्याख्या को समझ ले, तत्पश्चात नेक्स्ट बार में आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर अपने राइटिंग में भी लिख सकते हैं। तो आप संदर्भ में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे बीए या फिर एमए, आप बीए के विद्यार्थी हैं तो बीए लिखिए, एमए के विद्यार्थी हैं तो एमए लिखिएगा, के एबीसी सत्र, मतलब कि आप जिस भी सत्र के हैं उस सत्र को लिख दीजिएगा। फिर आगे लिखिए के पत्र संख्या, पत्र संख्या भी होती है तो किस पत्र संख्या में ये कविता संकलित है उस पत्र संख्या को भी लिखिए। कविता सौंदर्य बोध से लिया गया है, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ, अपने इस गटापारची बबुए के से लेकर कुतूहल खरीदती है तक की व्याख्या को समझते हैं। इसके प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जनता, कवि जो है वो जनता पर व्यंग करते हुए उनको दुनिया के यथार्थ का बोध करा रहे हैं। ठीक है, उन पर एक तो व्यंग भी कर रहे हैं और दुनिया के यथार्थ का बोध उनको करा रहे हैं कि वास्तव में दुनिया कैसी है। ठीक है, उसका बोध करा रहे हैं, किसको? जनता को, आपको, हमें। तो व्याख्या में आप लिखिए कि कवि देश के जनता से कह रहे हैं कि अपने बच्चों के, ठीक है, बबुए मतलब अपने बच्चों के पैरों पर गटापारची, गटापारची एक वृक्ष का नाम है, ठीक है, उसका एक लंबा और बड़ा सा लट्ठा बांध दो। अपने बच्चों के पैरों पर एक वृक्ष का बड़ा सा और लंबा सा लट्ठा बांधकर उसको चौराहे पर खड़ा कर दो और तुम चुपचाप बस ढोल बजाते जाओ। शायद तुम्हारे इस तमाशे को देखकर तुम्हारा पेट भरने तक लोग तुम्हें कुछ दे देंगे। यहाँ कभी देश के जनता पर व्यंग करते हुए उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों के पैरों में गटापारची वृक्ष का एक लंबा और बड़ा सा लट्ठा बांधकर उसको चौराहे पर खड़ा कर दो और खुद ढोल बजाते रहो, कुछ मत कहो, बस चुपचाप ढोल बजाते रहो। शायद इसको देखकर तुम्हारा पेट भरने लायक तुमको कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर अभी आगे कभी कह रहे हैं कि दुनिया व्यवस्था नहीं कुतूहल खरीदती है, लेकिन जान जाओ कि तुम्हारे व्यवस्था से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे व्यवस्था से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया भी उसी को देखती है जिसमें कुतूहल हो, मतलब कि जिज्ञासा हो, कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा हो, तो उसी को दुनिया भी देखती है, उसी के आगे दुनिया भी झुकती है, जिसके आगे कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो। अगर तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें कोई तकलीफ है और तुम चुपचाप उसको सहते जा रहे हो, उसके खिलाफ तुम आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम इसी तरह से दुख और कष्ट को सहते सहते एक दिन मर भी जाओगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तुम्हारे आगे उससे लड़ने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो शायद तुम लोगों के नज़र में आओगे। तो बस सिंपल सी व्याख्या है दोस्तों। साइड में आपको नोट्स भी डिस्प्ले हो रहा होगा। बहुत कठिन कविता नहीं, लेकिन इस कविता में जो भाव अर्थ है
वो बहुत ही यथार्थ है और आज भी प्रासंगिक है। ऐसा लगता है इस कविता को पढ़ते हुए मानो ऐसा लगता है कि ये अभी की बात कर रहे हैं कवि। फिर आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भूखी बिल्ली की तरह अपनी गर्दन में संकरी हांडी फंसाकर हाथ पैर पटको, दीवारों से टकराओ, महज छटपटाते जाओ, शायद दया मिल जाए। दुनिया आंसू पसंद करती है मगर शोक चेहरों के। तो इसके प्रसंग में आप लिखिएगा, संदर्भ बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने पहले बताया। इसके प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश के जनता से, ठीक है, जो शोषित वर्ग है उन पर व्यंग करते हुए उनको कह रहे हैं कि अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो। लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो। तो व्याख्या में आप लिखिए कि कवि कह रहे हैं, एक प्रकार से कवि थोड़े बहुत क्रोधित भी है जनता से, जो अत्याचारों को सह रहे हैं उनसे क्रोधित भी है और उन पर क्रोधित होते हुए उनसे कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जिस प्रकार से भूखी बिल्ली, बहुत दिनों से भूखी बिल्ली को अगर कोई खाना, मांस या हड्डी मिल जाए तो वो इतने स्पीड में खाती है कि वो जाकर फंस जाता है, और हड्डी फंसने के बाद में किस प्रकार से वो छटपटाती है, उस तरह से तुम भी क्या करो कि भूखी बिल्ली की भांति संकरी हांडी, मतलब संकरी मतलब दो तरफ सिरा होने वाला, दो सिरों वाला हड्डी को अपने गर्दन में फंसा दो और इधर उधर हाथ पैर मारो। अगर तुम्हारे गर्दन में हड्डी फंसेगा तो तुम घबराहट से अपने हाथ पैर इधर उधर मारोगे और दीवारों से जा कर टकराओ, फिर छटपटाते रहो। तो इस दृश्य को देखकर शायद तुम्हें दया मिल जाएगी, लोगों की दया मिल जाएगी। फिर आगे कवि कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि दुनिया को आंसू तो पसंद है, लोगों को आंसू तो नज़र आती है मगर शोक चेहरों की। अगर तुम्हें कोई दुख है, तकलीफ़ है, तुम किसी घर के कोने में पड़े हो, अपने दुख को खुद से देख रहे हो, सह रहे हो, खुद अंदर ही अंदर भीतरी मन में रो रहे हो, तो उस आंसू को लोग नहीं देखेंगे। लोगों को आंसू तो दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हारे आंसू में वो शोक है तब कुछ फर्क पड़ेगा, लोगों की दया तुमको मिलेगी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो। लोगों को दिखाओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या दुख है। अगर तुम खुद से खुद अपने दुखों को सहते जाओगे तो किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को तुमसे लेना देना नहीं है। इसीलिए दुनिया के सामने अपने दुखों को, कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो। तो इस पंक्तियों की व्याख्या यही है। फिर आगे के पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अपनी हर मृत्यु को हरी भरी क्यारियों में, क्यारियों मतलब खेतों में, ठीक है, मरी हुई तितलियों सा पंख रंग कर छोड़ दो, शायद संवेदना मिल जाए। दुनिया हाथों हाथ उठा सकती है मगर इस आश्वासन पर कि रुमाल के एक हल्के से स्पर्श के बाद हथेली पर एक भी धब्बा नहीं रह जाएगा। तो इसके प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सौंदर्य का यथार्थ चित्रण किया है। सौंदर्य क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि कवि बाहरी रूप रंग की सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं, कभी भीतरी सौंदर्य की बात कर रहे हैं। कभी उस सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि अगर तुम निम्न वर्ग के हो, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई कष्ट है, तो अपने उस दुख और कष्ट को लोगों के सामने प्रदर्शन करना सीखो, लोगों को दिखाना सीखो कि मुझे क्या तकलीफ है, हमें ये तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ रहा है, किसके कारण करना पड़ रहा है, तो इसको प्रदर्शन करना सीखो। तो इन पंक्तियों में कवि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्याख्या में आप लिखिए कि आज के समय में अगर तुम व्यवस्था के कारण, गरीबी के कारण, भूख के कारण किसी कोने में मर भी गए तो किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई ये जानने का प्रयास नहीं करेगा कि तुम किस लिए मरे हो, किस कारण से तुम मरे हो। इसीलिए अपने दुखों को, अपने कष्टों को लोगों के सामने, दुनिया के सामने प्रदर्शन करने की ताकत रख। तो कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे बीच कोई मर भी जाता है, गरीबी के कारण, विवशता के कारण, लाचारी के कारण अगर कोई मर भी जाता है तो उसके मृत्यु को भी लोगों के सामने प्रदर्शन करना सीखो। कैसे प्रदर्शन? कि उसकी मृत्यु क्यों हुई है,
किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, किस विवशता के कारण, किस लाचारी के कारण उसकी मृत्यु हुई है, उस मृत्यु को प्रदर्शित करना सीखो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरे भरे खेतों में रंगों से भरी हुई तितलियां जिस प्रकार से मरती है, उस तरह से अपने लोगों के बीच के, अपने गरीब लोगों के बीच के जो भी लोग अगर कोई मर भी जाते हैं विवशता और लाचारी के कारण, तो उसके मृत्यु पर आवाज़ उठाओ। चुप मत रहो, चुपचाप बैठे बैठे सहो मत, उसके मृत्यु पर आवाज़ उठाओ। दुनिया के सामने ये आवाज़ रखो कि इसकी मृत्यु क्यों हुई है, किस लाचारी के कारण, किस विवशता के कारण, किसके कारण इसकी मृत्यु हुई है, तो उसको प्रदर्शित करना सीखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद तुम्हें संवेदना मिल जाएगी, किसी की सहानुभूति मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि इस भ्रम में कभी मत रहना कि रुमाल के हल्के से स्पर्श से तुम्हारे हाथ की दाग धब्बे मिट जाएगी। यहाँ कभी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रयास कर रहे हो तो तब तक करो जब तक तुम जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो वो हासिल ना हो, तब तक करो। इसीलिए कभी कह रहे हैं कि रुमाल के हल्के से स्पर्श से दाग या धब्बा मिटने की आश्वासन में मत रहो। अगर प्रयास कर भी रहे हो तो दिलो जान से करो और तब तक करो जब तक तुम्हें हासिल ना हो। तो इन पंक्तियों की व्याख्या यही है। फिर आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज की दुनिया में विवशता, भूख, मृत्यु सब सजाने के बाद ही पहचानी जा सकती है। बिना आकर्षण के दुकानें टूट जाती है। शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगी जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। ओछी नहीं है दुनिया, मैं फिर कहता हूँ, महज सौंदर्य बोध बढ़ गया है। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में आकर्षण और सौंदर्य का वास्तविक चित्रण किया गया है, वास्तविक वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखिए कि कवि कह रहे हैं कि आज के समय में, आज की दुनिया में ये जो विवशता है, भूख है, तुम्हारी जो भूख है, जो तुम्हारी मृत्यु है, मृत्यु का जो कारण है, उन सबको भी सजाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में तो भूख, विवशता और मृत्यु को भी सजाना पड़ता है। आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत आसान है सोशल मीडिया के कारण। अगर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो आप सोशल मीडिया पर उसका वर्णन करते हैं और आप वायरल भी हो जाते हैं। लोगों की संवेदना भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं कि अगर आपके दुख को, तकलीफ को अगर आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे, लोगों के सामने पहुंचाएंगे, तभी आपको संवेदना मिलेगी, सहायता मिलेगी, लोगों की दया की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप चुपचाप खुद ब खुद उसको सहते जाएंगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कब इस दुनिया में आए, किस कष्ट के कारण, किस दुख के कारण, किस विवशता के कारण तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, किसी को कानों कान भी खबर नहीं पड़ने वाला है, किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसको प्रदर्शित करना सीखो, क्योंकि बिना आकर्षण के तो दुकानें भी टूट जाती है। तो यहाँ आकर्षण से आप समझ सकते हैं कि कवि कह रहे हैं कि हर चीज़ में आजकल आकर्षण की आवश्यकता है। आप लोगों को आकर्षित कर सकेंगे अपने ओर, तभी ही लोग आकर्षित होंगे और आपकी सहायता करेंगे। अगर आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दुख है, आपकी क्या विवशता है, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आगे कवि कहते हैं कि शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेगी जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। तो आगे कवि कह रहे हैं कि अगर आज जीते जी तुमने अपने लिए कफन और फूलों का प्रबंध नहीं किया, तो कल तुम अगर मर भी जाओगे तो शायद तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा और तुम्हें कोई फूल देने वाला भी नसीब नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है तुम्हें जीते जी ही करना है, जीते जी ही तुम्हें अपने लिए कफन और फूल का प्रबंध भी करना है। अगर तुम खुद के लिए नहीं सोचोगे तो कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। इसीलिए खुद ही के लिए कफन और फूलों का भी प्रबंध तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो हो सकता है कल तुम्हारी मृत्यु होने के पश्चात तुम्हें कफन और फूल भी नसीब ना हो, कोई तुम्हें कफन ओढ़ाने वाला भी ना हो और तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाने वाला भी ना हो। फिर आगे कभी कह रहे हैं कि ओछी नहीं है दुनिया, दुनिया तुच्छ नहीं है,
लेकिन केवल इसका सौंदर्य बोध बढ़ गया है। आज के ज़माने में, आज के दुनिया में सौंदर्य की आवश्यकता है, आकर्षण की आवश्यकता है। अगर तुम्हें कोई विवशता है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो उस लोगों को उसके प्रति आकर्षित कराओ। अगर नहीं करा पाओगे तो तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रदर्शित करना सीखो। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो जिस तरह से कष्टों में जन्म लिया और कष्ट के साथ ही मर जाओगे। इसलिए आवाज़ उठाओ और तब तक उस आवाज़ को उठाए रखो जब तक कुछ हासिल ना हो। ठीक है, तो दोस्तों इस कविता की व्याख्या यही है। बहुत ही सिंपल सी कविता थी। अब विशेषता लिखिए, विशेष लिखिए। विशेष संपूर्ण पंक्तियों के लिए एक ही रहेगा। विशेष में आप लिखिए कि भाषा सरल और सहज है, अर्थात बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा कविता को पढ़ते हुए कि बिल्कुल ही सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया गया है इस कविता में, तो ये इसकी विशेष है। सौंदर्य बोध का यथार्थ चित्रण हुआ है। सौंदर्य का वास्तविक और यथार्थ चित्रण इस कविता में हुआ है। जो हम बाहरी और रूप की सौंदर्य की बात करते हैं, उस सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं कवि। व्यंग्यात्मकता पूर्ण कविता है, व्यंग्यात्मक से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में व्यंग्यात्मकता की झलक देखी जा सकती है। व्यंग किसके प्रति? देश के जनता के प्रति। जो अत्याचार, जिनको अत्याचार करना है वो तो अत्याचार करेंगे ही, लेकिन हम जो है चुपचाप बैठकर अत्याचार सह रहे हैं, उसके प्रति वे व्यंग कर रहे हैं कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हमें हमारी भूख, दुख, दर्द, कष्ट का हमें उन तक आवाज़ उठाकर पहुंचाना चाहिए कि हमें क्या तकलीफ़ है, हमें क्या कष्ट है, हमारी क्या विवशता है। तो इसीलिए देश के जनता और निम्न वर्गीयों पर कवि व्यंग भी कर रहे हैं। फिर आगे लिखिए कि संकरी हांडी, सहतीरे, क्यारियाँ, बिल्ली आदि आदि सुंदर प्रतीकों का चित्रण किया गया है। तो इस कविता में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रतीकों के आधार पर कवि ने हम सबको बताने का प्रयास किया है। तो ये भी एक विशेष है, इसको आप लिख दीजिएगा। फिर अंतिम में लिखे कि नवीनता का कविता है। ठीक है, ये कविता जो है ये नवीन कविता है, तो इसमें नवीनता की झलक देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सौंदर्य बोध कविता की व्याख्या यही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस कविता का व्याख्या, भाव, अर्थ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट्स की कमी रहती है, और बहुत सारे तो ऐसे भी है कि वीडियो भी देख लेते हैं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार मैं हिंदी से जुड़ी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।